अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू दी शो। वजीर आजम पाकिस्तान ने ऑफर की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जुडिशल कमीशन तो शायद नहीं, यकीनन वो नहीं बना रहे, हाउस कमेटी में ये मामला ले जाएं, एक हाउस कमेटी बना देते हैं, वहां पर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात उसमें यह है कि 2024 के इलेक्शंस का उसमें कहा, साथ उन्होंने कहा कि फिर आप 2018 के इलेक्शंस को भी उसमें डिस्कस करें, मतलब उस पर भी गुफ्तगू हो कि उन इलेक्शंस में क्या हुआ था। पीछे से पीछे चलते जाएं तो फिर बहुत पीछे हम जा सकते हैं, लेकिन 9 मई का जिक्र उसमें नहीं है जो वजीर आजम साहब ने ऑफर किया। एनीवेज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे मुस्तरद किया एक दफा फिर मज़ाहमती मॉड में, जो कि मैं समझता हूं कि नेचुरल मॉड है इमरान खान साहब का, जारहाना मॉड। वो दोबारा एक दफा उसमें आना चाहते हैं। जैसे जब उन्हें इख्तदार से निकाला गया था उस वक्त वो एक मज़ाहमती एग्रेसिव जारहाना मॉड में थे, और फिर उसके बाद दरमियान में थोड़ी सी ये मुफाहमत का मामला चला, लेकिन वहाँ पर एक स्कैम सा चल रहा था। उसके बाद अब दोबारा जो तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि 8 फरवरी को जलसे करने हैं, जगह जगह पर एहतजाज होगा, और उसका रिएक्शन इस दफ़ा क्या होगा? क्या वही होगा जो पहले 26 नवंबर को भी हम देख चुके हैं? खैर, ये सारी सूरत हाल इसको डिस्कस करते हैं। अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं, और इमरान शफकत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। काज़मी साहब, आपके ख्याल में ये कितनी सीरियस ऑफर है हाउस कमेटी वाली? कितनी पावर्स हैं हाउस कमेटी के पास? और 9 मई का जिक्र नहीं किया वजीर आजम साहब ने कि उस पर भी आपको है कि हाउस कमेटी में डिस्कस कर लेते हैं 9 मई के मामले को भी। देखिए, ऑब्वियसली वज़ीर आज़म साहब ने जो है यकीनन उनकी नेक नीति से कहा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ के इसको मसले को हल किया जाए, लेकिन पहले जो मुज़ाकराती कमेटी है उसमें भी पार्लियामेंट के लोग हैं, पार्लियामेंट के स्पीकर साहब का किरदार था, और पार्लियामेंट के अंदर ही उसकी मीटिंग्स वगैरह होती रहीं। तो अब आई डोंट नो इस मीटिंग के अंदर कौन सी ऐसी चीज आएगी या कौन सी ऐसी चीज डिस्कस होगी जो उसमें डिस्कस नहीं हो सकती थी। बाकी पार्लियामेंट की कमेटी या पार्लियामेंट कितनी बाख्तियार है, पार्लियामेंट से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उस हवाले से भी कोई तहकीकात होनी थी, कोई चीजें सामने आनी थी, वो अभी तक हमारे सामने नहीं आई। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में और दोनों साइड्स के बीच में लैक ऑफ ट्रस्ट है, एक दूसरे के ऊपर एतमाद का फुकदान है। ऑफर तो एक तरह से कह सकते हैं जी, वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी फराख दिलाना ऑफर की है, पर बदकिस्मती से मुझे नहीं लगता कि दूसरी साइड इसको कबूल करेगी, और वो तो अभी भी जुडिशियल कमीशन का ही मुतालबा कर रहे हैं। इंतहाई काबिल एहतराम अतर काज़मी साहब, आप अगर याद हो, आपको 2018 में भी इलेक्शन के बाद जब गिला शिकवा आया था तो उस मौके पर भी धांधली के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई थी। तो अब इस मौके पर भी 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात आए हैं, तो पार्लिमानी कमीशन की बात हो रही है। ये क्या आप समझते हैं, ये इंसाफ है? मेरे लिए कुछ और आपके लिए कुछ, ऐसा क्यों है? देखिए, बट साहब इशू ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की सिचुएशन है। इस वक्त तमाम इदारे एक तरह से लगता है ऐसा है कि वो बहरान का शिकार हैं, कहीं पे भी एतमाद हमें नजर नहीं आता। आप अदलिया को देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बातें हो रही हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से लाके कोई चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सीनियर मोस्ट जो जज हैं उनके फैसलों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। आईनी बेंच के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो है वो एक तरह से एतमाद का फुकदान आपको नजर आता है। तो एक हम डिफरेंट सी सिचुएशन के अंदर रह रहे हैं, इसमें पार्लियामेंट का किरदार भी आपके सामने है। अब यहाँ पे आप ये भी देख लें कि पार्लियामेंट उस तरह मुकम्मल भी नहीं है। इमरान भाई, आप कोर्ट को कथा कलामी माफ काज़मी भाई, इमरान शफकत साहब से यही आपका बड़ा अहम सवाल जो आपने बात की है, कोर्ट को बहुत करीबी निगाह से देखते हैं, लाहौर से हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस, ये काज़मी भाई क्या कह रहे हैं? इमरान शफकत साहब, एक जरा इसमें तबसरा कीजिएगा। वो ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि 26वीं यानी तरमीम के बाद जो है वो चीज़ें खासी बदल गई हैं, और ये बदली क्यों हैं ये भी अपनी जगह के ऊपर एक सवाल है। और हमें यहाँ पर बैठ के पता है कि कौन सा जज जो है वो उसकी सोच क्या है, कौन सा जज जो है वो किस तरफ चलता है। बेसिकली तो वो जो 6 जज थे जिनको पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो उन्होंने ख़त लिखा, जो ख़त लिखने की मेरा नहीं ख्याल कि जो अगर आप जजेस के फ़राइज़ हैं वो अगर आप पढ़ें तो जजों को ख़त भी लिखना होता है। जज या फैसला देते हैं या फिर इवन के जो इमरान साहब उसको तो काजी फारिजा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया ना उस मामले को सर। वो पुराना किस्सा पारीना हो गया। वो तो किस मामले को सर? यही 6 जजों के खत को
नहीं, मैं किरदार की बात कर रहा हूं कि यहाँ पर तो जज भी कौन किसकी पार्टी का है और क्या उसकी सोच है, और वो सियासत ही हो रही है हमारे इन इदारों में भी जहाँ पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तो फिर जहाँ पर जिन्होंने सियासत करनी है वो फिर अच्छे तरीके से सियासत कर लेते हैं। जब आप अपने मनसब के लिहाज नहीं करेंगे, उसका पास नहीं करेंगे, सियासत करेंगे, तो फिर जिनका काम 24 घंटे सियासत करना है वो जवाब में सियासत ही करेंगे। तो अब ये क्या मतलब गिला शिकवा है जी कि वो ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा ही होगा। चले, मैंने तो आपको जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको पूछना था, लेकिन हुजूरे वाला अगर जजों को धमकियां मिल रही हों और उस पर और बड़ी संगीन नतायज की उनको धमकियां मिलें और उनको डराया धमकाया जाए, ये सियासत तो नहीं है ना इमरान साहब? मुझे खैर धमकी का तो नहीं पता, ये भी एक तरफा कार्रवाई है ना, एक जज साहब कह रहे हैं और खत लिख रहे हैं उसके ऊपर। अगर धमकी मिल रही थी जज साहब को तो जज साहब तो इन्हें अदालत की कार्रवाई कर लेते, खत लिखने की खत की तो कोई गुंजाइश ही नहीं ना। ठीक है, अच्छा चले खैर, ये फरमाइएगा कि अब तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर दोबारा मुज़ाहमती मोड की तरफ है, एग्रेसिव मोड की तरफ है। जो इमरान खान साहब जब व्हेन ही वाज आउटस्टेड फ्रॉम पावर, उसके बाद जो पॉलिटिक्स हमने देखी उसमें बहुत एक आयरन फिस्ट के साथ कंट्रोल किया गया। जो तहरीक इंसाफ ने सियासी सही लेकिन सड़कों पर जिस तरह से भी प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, कि जो अब दोबारा मुज़ाकरात वाली सारी कहानी सी चल के ख़त्म हो गई है तकरीबन, और जो काज़मी साहब कह रहे थे मोस्ट प्रॉब्ली नहीं मानेगी तहरीक इंसाफ इस पर, इस दफ़ा नतीजा आपके ख्याल में वही होगा जो इससे पहले तहरीक इंसाफ की मुज़ाहमत का रियासत की तरफ से आता रहा है, या डिफरेंट होगा इस दफ़ा? इमरान साहब देखें, बात यह है कि जो मुज़ाकरात की बात है वो जो भी कह रहे कि मुज़ाकरात का शोशा या जो भी छोड़ दिया गया है, कल इमरान खान साहब ने ये वाली बात भी की है, तो ये शोशा तो इमरान खान साहब की तरफ से छोड़ा गया था कि मेरे साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, मेरे साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। पहले पाकिस्तान की फ़ौज को करने चाहिए थे, जब फ़ौज ने घास नहीं डाली तो फिर इन्होंने कहा कि हुकूमत से करने चाहिए, हुकूमत को करने चाहिए, फिर खुद ही इन्होंने कमेटी तश्कील दे दी और फिर स्पीकर असम्बली के पास पहुँचे, शौक़ भी इनको था। अब अगर ये बैकआउट कर रहे हैं तो वो भी करके देख लें। और मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह की मज़ामती सियासत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक कोई फ़ायदा पहुँचा है, अभी आगे मुस्तकबिल में भी इनको कोई फ़ायदा होगा। 26 नवंबर जो थी वो इनकी स्ट्रीट पावर वाली या जो गलियों सड़कों बाज़ारों वाली सियासत थी वो उसका आखिरी दिन था। अब इनको खड़े होते हुए एक वक्त लगेगा जब ये ऑप्टिक्स सियासत में बड़े मानी रखते हैं, जब आप मैदान छोड़ के भागते हैं और जब आप रियासत का इतना सा भी जबर ही आप कह लें कि वो बर्दाश्त ना कर सके और सड़कों से दौड़ जाए आपकी लीडरशिप भी और वो उनकी बेगम, फिर इसके बाद अगर आप धमकी देंगे कि जी कि मैं 26 नवंबर जैसा और काम कर लूँगा और मज़ामत कर लूँगा, तो फिर अगले कहेंगे बिस्मिल्लाह कर लें। देखें कि बात यह है कि जो पॉलिटिकल हैं वो उनको पता होता है कि यार कि इन मसाइल का हल सियासत जो है वो मुज़ाकरात या आपस में बातचीत करने की सूरत में ही पैदा होगा। अब इमरान खान साहब का मसला ये है कि वो मैक्सिमम हासिल करना चाहते हैं इन मुज़ाकरात से और अपनी कमज़ोर पोजीशन के साथ। अगर इमरान खान साहब की पोजीशन इतनी तगड़ी होती, कभी वो अमेरिका की तरफ भाग रहे होते हैं, कभी कहीं भाग रहे होते हैं, तो इमरान खान साहब अभी तक जेल से बाहर होते। उनको अपनी पोजीशन का अंदाज़ा नहीं है सियासत में। जब अपनी आपको अपनी पोजीशन का, हैसियत का आप ओवर एस्टिमेट करें या अपने आप को अंडर एस्टिमेट करें, दुरुस्त कह रहे हैं काबिल एहतराम इमरान शफकत भाई, आप ठीक फरमा रहे हैं। अतर काज़मी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पीटीआई ने वज़ीर आज़म की हाउस कमेटी जो थी उसकी तजवीज़ को तो मुस्तरद कर दिया, अब राना सनाउल्लाह ने दोबारा पेशकश की है। आपसे किबला ये पूछना चाह रहा हूं, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं और बड़े सोर्सफुल आदमी हैं आप, क्या मुज़ाकरात जो है वो दोबारा शुरू होने जा रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, या फिर पीटीआई जो है वो एहतजाज जो सड़कों पर निकल रही है? मेरे मुल्क के लिए और पीटीआई के लिए क्या बेहतर है, मुज़ाकरात या सड़कों पर निकलना? राय दीजिएगा। देखिए भट्ट साहब, मुल्क के लिए तो बेहतर है कि आइन और कानून के मुताबिक चीजें चलाई जाएं। जहां तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, मुज़ाकरात शुरू ही तब हुए थे जब पसे पर्दा मुज़ाकरात किसी नतीजे पे पहुंचे थे, यानी कि बातचीत करनी है। तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट से तो राब्ते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से उनके पैगाम रसानी भी हो रही है, मुख्तलिफ मैसेजेस भी आ जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि हालिया चंद दिनों के अंदर भी खान साहब को जेल के अंदर एक और उनके लीडर ने जाके कुछ बातें बताई हैं, कुछ मैसेजेस हैं। और हुकूमत जो वो कहती थी कि जब तक ये 9 मई पे माफी नहीं मांगेंगे, इनसे बात नहीं होगी, तो हुकूमत क्यों अब इनको बार बार ऑफर कर रही है? इसलिए कि हुकूमत को भी कहीं से कहा जा रहा है, तो वो सिलसिला तो चल रहा है। क्या उसके कोई हतमी नतीजा निकलेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। वो मुझे फिलहाल उस तरह निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और काज़मी साहब, ये जो गौर साहब की दूसरी मुलाकात भी हुई है, एक तो चीफ साहब के साथ हुई थी, सुना है कि उसके बाद भी एक मुलाकात हुई है, चीफ साहब से नहीं लेकिन इदारे की किसी अहम फर्द से।
टू बी ऑनेस्ट ये तो गौर साहब खुद ही बता सकते हैं, लेकिन क्या पता, आपको पता है गौर साहब की सिक्योरिटी के हवाले से शायद कोई ब्रीफिंग हो। आपको पता है दुनिया के लीडिंग सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं गौर साहब। अब तो हमने ये भी सुना है कि सिक्योरिटी काउंसिल भी उनको बुला रही है कि आलमी सतह के जो सिक्योरिटी मसाइल हैं उस पर उनसे बात की जाए। तो हुकूमत तो यही कह रही है कि उनसे जो भी बातचीत होती है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स वगैरह उनसे कोई शेयर हुए थे, वो खुद भी लेकिन राब्ते तो हैं जी। गौर साहब खुद भी कहते हैं कि खुद भी कहते हैं कि सिक्योरिटी पे बुलाया था मुझे। वो खुद भी कहते हैं ना, खुद भी कहते हैं, बिल्कुल वो मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि वो तो खुद भी कहते हैं कि वो सिक्योरिटी मामलात हैं। तो वो तो आपको पता है लीडिंग सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। तो मैं तो सियासी लोगों की बात कर रहा हूँ। देखें जी, यकीनन मुलाकातें वगैरह कोई हुई होंगी, कोई राब्ते होंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, मोहम्मद जुबैर साहब किससे राब्ते में थे, किन से मुलाकातें होती थी, किन से बातचीत होती थी, किन के जरिए मैसेजेस भेजे जाते थे, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन क्या कोई हतमी बात हो गई है, मामलात हल हो गए, वैसी सिचुएशन मुझे फिलहाल नजर नहीं आती। और मुज़ाकरात सियासी हुकूमत के साथ मेरे ख्याल में लगता है ऐसे कि खान साहब इस वक्त इसलिए नहीं करना चाहते कि जो आलमी सतह का एक प्रेशर बन रहा है, EU के जो इंसानी हकूक के सरबराह आए हुए थे, उन्होंने जो इधर बातें की हैं मुलाकातों के अंदर, फिर आगे पीछे से जो आवाजें आ रही हैं, अब सहाफी दोस्त भी पीका के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, तो एक सियासी प्रेशर बनाने के लिए मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि बहुत जल्दी मुज़ाकरात मुझे उस तरह शुरू होते हुए नजर नहीं आ रहे। दुरुस्त फरमा रहे हैं अतर काज़मी साहब। इमरान शफकत भाई आप सर हिला रहे हैं कि नहीं, आपको अतर काज़मी साहब की बातों से डिसएग्री मुझे लग रहे हैं। नहीं, मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ है ये जो अपने अकबर बाजवा साहब ने जितना बैरिस्टर गौर साहब का मजाक उड़ाया अतर काज़मी साहब की बात के ऊपर, मुझे अफसोस हुआ है कि अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप का हमें बतौर पाकिस्तानी इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या चले बैरिस्टर गौर साहब बड़े सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, तो फिर इंजीनियर नईमुर रहमान साहब भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आफ्ताब शेरबाव साहब भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, ये सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे। बात ये है कि अगर किसी कौम को कोई मसला दरपेश हो, अगर उसके ऊपर सर जोड़ के बैठ जाएं तो इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है। पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है और KP की सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार बड़ा वाइटल है, बड़ा अहम है। अगर उनसे बात अगर हो रही है और फिर बात भी अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी कि मैं तो इंतज़ामी सरबराह हूँ, मेरी पार्टी जो है आपको उसको भी मदऊ करना चाहिए, बाकी पार्टी लीडरशिप को भी आपने बुलाया। अभी आप कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट घास नहीं डालती, कोई हर्ज नहीं। अब आप कह रहे हैं कि मैं मजाक उड़ा रहा हूं। वो खुद उन्होंने स्टेटमेट दी ना कि सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। आपने मजाक उड़ाया आपने जिस तरह ठट्ठा लगाया बैरिस्टर गौर साहब का, वो आपको भी पता है। चले घास नहीं डालती इमरान खान साहब को, सियासी मामलात के ऊपर नहीं घास डालती। इसमें मैंने कौन सी गलत बात कही है? अच्छा, आपका ख्याल है कि वाकई सिक्योरिटी मामला के ऊपर मिले थे वो? चल इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपके ख्याल में वाकई सिक्योरिटी सिचुएशन डिस्कस करने के लिए बैरिस्टर गौर मिले थे? आपका ख्याल है ये? सर, बैरिस्टर गौर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झूठे सच्चे वो हैं, चेयरमैन हैं। अच्छा, बाकी जमात इस्लामी के अमीर वहां पे थे, उनके साथ कौन से मुज़ाकरात ये उस मुलाकात की बात ही नहीं हो रही। ये तो उस मुलाकात से अलग करते हैं आप यार, कमाल बातें ये तो उससे अलग मुलाकात है। और फिर जो 20 तारीख को जो मुलाकात हुई है, जी सुन लें जरा, बात सुन लें। अब 20 तारीख को जो मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौर साहब के साथ, आपकी बड़ी अच्छी होगी, उनसे पूछ ले कि क्या डिस्कस हुआ है। जुजियात में नहीं जाते, चलें यूं ये बता दीजिए, आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक खान साहब को कोई डील दी जा रही है जो उन्होंने कबूल नहीं की, या दी नहीं जा रही? आप क्या इस पर फरमाते हैं? सर, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं कि डील दी जा रही है कि नहीं दी जा रही। मैं जो चीजें सामने की हैं मैं वो आपको बता रहा हूं। प्लीज। सामने की चीजें ये हैं कि पाकिस्तान की फौज के साथ इन्होंने मुज़ाकरात के लिए कहा कि अपना कोई फोकल पर्सन मुकर्रर करें, नहीं किया गया। इमरान भाई, ये ISPR की तरफ से भी ये वाली बातें कही गई। यहां पर मशहूर ज़माना एक ब्रीफिंग हुई थी लाहौर में, उसमें भी उन्होंने कहा कि जी के, और एक नहीं कि 200 जर्नलिस्ट था वहां पे, कि हमने नहीं करने मुज़ाकरात इनके साथ, हमने बातचीत नहीं करनी। जो सियासी और इंतजामी मामला थे ये अलग अलग है। ये जिन्होंने सियासत पे बात करनी है उन्होंने करनी है, उनके साथ जाके करें। ठीक कह रहे हैं। बाकी अगर ख्वाहिश है तो ख्वाहिश का तो मैं कुछ कर नहीं सकता। इंतहाई काबिल एहतराम इमरान भाई, आप ठीक कह रहे हैं। यानी मुझे ये समझ आ रही है कि गौर साहब को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगा दे, फिर कोई मसला समझ आ जाएगा। यार जो कुछ मर्जी लगा दें। मैं देखे, फिर आप भी भट्ट साहब वही बात कर रहे हैं यार। इंजीनियर नईमुर रहमान साहब को फिर क्यों ना लगाएं, फिर आफ्ताब शेरपाव साहब को क्यों ना लगाएं? मुलाकात ही और फिर जो है वो हम पता नहीं पीछे चले गए वापस में। सुना दें सर, चलें प्लीज प्लीज। आप आगे चले सर, प्लीज प्लीज। नहीं बॉस, आपकी बात सुन रहे हैं इमरान भाई,
आप फरमा रहे हैं, हम सुन रहे हैं सर। नहीं, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जो सियासी मामलात है, जो इंतज़ामी मामलात हैं, अब वो तो मैं तो वही डिस्कस कर सकता हूँ जो चीज़ें सरफेस के ऊपर हैं, मैं तो उन्हीं के ऊपर कोई बात कर सकता हूँ। बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि जी कि मेरी मुलाकात, पहले तो खैर उन्होंने कहा कि मेरी नहीं हुई, लेकिन फिर उन्होंने कहा मेरी हुई, और जिन इश्यूज़ के ऊपर हुई वो उन्होंने बता दिया कि इन इश्यूज़ के ऊपर हुई है। अब अगर हमें कोई दूर की कौड़ी लाने का कोई शौक है तो फिर ठीक है। मैं बार बार ये वाली बात कह रहा हूं कि अगर इन मुज़ाकरात से कोई रिलीफ मिलना होता तो अब तक मिल चुका होता। मामला ये है, मामला पीका की तरफ आप तो खुद डसे हुए हैं पीका के। मैं आतर काज़मी साहब का ओपिनियन ले लूं उस पर, फिर आपसे भी आप पूछता हूं कि मामला ये जो तरमीम हुई है पीका एक्ट में, काज़मी साहब, इसमें हुकूमत ने पहले तो किसी को इन कॉन्फिडेंस लिया नहीं, मशवरा नहीं लिया, सजेशंस नहीं लिए। साफियों की बात कर रहा हूं जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उसमें, क्योंकि इसे बाकी डिजिटल का मामला नहीं है। हम लोग भी इसके निर्गए में आ गए हुए हैं, क्योंकि सारा कुछ जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं अपलोड भी होना है। अच्छा, वो बुला के सजेशंस मांगी, फिर भी उन्होंने रेल रोड किया, बल्कि बुलडोज किया, और वो उन्होंने तरामीम कर डाली। किधर है वो शहबाज शरीफ साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या मरियम नवाज साहिबा या वो नवाज शरीफ साहब जो आज़ादी इजहार के हक की बातें किया करते थे? और इनको खास प्रेशर है पीछे से, इनको ये सब कुछ करना पड़ा है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि भाई हम तो ये आपसे करना चाहते हैं, फिर उसके बाद वो एक दिन, दूसरा, तीसरा दिन, और यूं करके वो लॉ बन गया। क्या चक्कर हुआ है काज़मी साहब? अच्छा, एक तो मैं छोटा सा कमेंट करूंगा। देखें, जो बैरिस्टर गौर साहब की मुलाकात हुई, और अगर वो इतनी इनोसेंट और इतनी यही मुलाकात थी तो उन्होंने डिनाई क्यों किया? उनको तो पहले ही आके बता देना चाहिए था कि जनाब ये इन मामलात पे बात हुई है। पहले उन्होंने कहा नहीं हुई, बाद में फिर जब वो खबर बाहर निकली तो उन्होंने कहा हाँ हुई है। तो फिर उससे तासुर तो ये मिलता है कि कुछ ऐसी बातें छुपाना चाहते हैं। खबर बाहर इमरान खान साहब ने निकाली थी। नहीं, इमरान साहब, एक तो हमने इमरान शफकत साहब की जो दिल आजारी हुई है, हमने बैरिस्टर गौर साहब की बात की तो उसमें मैं इनसे माजरत ख्वाह हूं। अब तक तहरीके इंसाफ पे जो हजारों पर्चे हुए, हजारों छापे पड़े, उनके ऊपर ठट्ठे इस मुल्क में जिन लोगों ने दिए, और जो 26 नवंबर को जो गोलियां लगी उसके ऊपर कहा जा रहा है कि जी लीडरशिप भाग गई, और ठट्ठा इस पे ले लिया गया कि जी उसको सिक्योरिटी एक्सपर्ट कह दिया। जो ठट्ठे लेते हैं वो पूरी कौम देख रही है कि जिस तरीके से ठट्ठे लिए जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात मेरी बात सुनने का जरा थोड़ा हौसला पैदा कर ले, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं। 26 नवंबर को जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बोले हैं, आप उनको डिफेंड कर सकते हैं? आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपनी बात कंप्लीट कर लूं तो आप जरूर बोलिएगा कि बात शुरू हुई 1000 आदमी से, जियो के प्रोग्राम में 279 का, और बात आगे खड़ी 14 के, और 14 के भी आपके पास कवायद नहीं है, और उस बात पर ये कहा हमारे पास जो है लातादार लोग जो हैं वो अगवा हो चुके हैं। लातादार लोग जो हैं, इमरान शफकत साहब, इनको बात मुकम्मल कर लेने दें अतर काज़मी साहब को। आपको मुकम्मल टाइम मिलेगा सर, 2 मिनट का मार्जिन अतर काज़मी साहब को दे दे। जी काज़मी साहब, बात मुकम्मल कर ले जी प्लीज। जी, जो मैं अर्ज कर रहा था कि मसला ये है कि जो बार बार यहाँ पे कहा जाता है कि जी 26 नवंबर को उनकी स्ट्रीट पावर खत्म होगी। दुनिया की कौन सी मुल्क में किस जगह पे गोली के आगे कोई खड़ा होता है? खड़ा कर दें आप किसी को भी, उधर एक गोली चले तो कोई खड़ा हो जाए। असल तो देखें ना, असल क्वेश्चन ये है कि कौन सी जमहूरी हुकूमत ऐसी हरकत करती है। ये मेन क्वेश्चन है, चाहे किसी की भी जमात का वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा हो। जो मेन क्वेश्चन है वो ये है, जमहूरियत हरकत करती है। इमरान खान साहब वाली हुकूमत आपके ख्याल में सबसे बड़ी जमहूरी हुकूमत थी? उसने TLP के साथ जो किया आपके नॉलेज में है? इमरान साहब, जितने अगर हमने खोदी गई वो आपके नॉलेज में है? सैयद, ये क्या मतलब व्हाट अबाउट नहीं करते रहना कि अच्छा मेरे साथ हुआ था, तुम्हारे साथ भी हुआ, तुमने किया तो मैंने भी कर लिया। अब एक सेकंड, आखिरी चीज, काज़मी साहब, टाइम का बजाय पीका पे सर कमेंट कर दें, क्या मजबूरी है ऐसी हुकूमत की? मतलब मसला ये है कि देखें, मसला ये है कि पता तब चलता है कि अगर आप उसूलों पे हैं। पीका के ऊपर पहले जो क़यादत उस वक्त कहती थी, अब वो लोग क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि ये कोई आउट ऑफ ब्लू तो नहीं हो गया कि अचानक हम कहें जी पीका हो गया। 2 साल से जो यहाँ पे हो रहा है, जो चीज नॉर्मलाइज की गई, टीवी पे बैठ के कि जो छापे मारे गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया, पार्लियामेंट के साथ जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ जो हो रहा है, उसके बाद फिर कोई गुंजाइश रह जाती है? बिल्कुल ठीक बात है। मैं इसमें
इस पे क्लोजिंग रिमार्क्स इमरान साहब आप खुद इसके डसे हुए हैं इमरान साहब। जो ओवरऑल जमहूरियत के साथ हो रहा है, बात करना चाहता हूं मसला ये है कि ओवरऑल जो जमहूरियत के साथ हो रहा है, पीका कवानीन में भी वो सहाफियों के साथ भी और मीडिया के साथ भी वही हो रहा है। बस सिंपल सी बात है। इमरान शाह जी, ये बाजवा साहब फरमा रहे हैं आप पीका के खुद डसे हुए हैं, ठीक कह रहे हैं, बात करें। गुजारिश ये है कि हमारी पसंद नापसंद होती है। पाकिस्तान में जमहूरियत थी कब, एक बात। दूसरी बात ये कि जो आज पीका के खिलाफ जिन्होंने झंडा उठाया हुआ है और इमरान खान साहब कल इसको काला कानून करार दे रहे थे, उनके दौर में मुझे और आमिर मीर साहब को उठाया गया, सहाफियों को गोलियां लगी, क्या कुछ नहीं हुआ सहाफियों के साथ। ये अलग बात है कि उस दौर में कुछ सहाफी जो थे उनके वो गीत गाते थे और उनके टैंकरों के ऊपर चढ़ के फिरते थे। बात मसला फेक न्यूज़ का है। फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका इलाज पीका में जिस तरह की तरमीम की गई ये भी ठीक। फेक न्यूज़ वाकई नहीं होनी चाहिए। डेफेमेशन के जो दुनिया भर में लॉज हैं उनमें जुर्माने होते हैं, जेलें नहीं होती। पूरी दुनिया में यही उसूल राइज है। वक्त की किल्लत थी। इमरान शफकत साहब, अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक छोटी सी ब्रेक है, साथ रहें। वेलकम बैक जी। पीका एक्ट में हुकूमत ने बिलाखिर तरमीम कर ली। जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि मीडिया, सहाफ़ी, उन्हें पहले कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। ड्राफ्ट कहाँ पे बना, उसके बाद नेशनल असेंबली में वो बिल बन के आ गया और फिर आनन फानन 15 मिनट के अंदर वो पास भी हो गया। उसके बाद ये कहा गया कि चलें हम सहाफ़ियों को बुलाएंगे, एक्शन कमेटी जिसमें मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, मशवरे लेंगे। बुलाया भी गया और सिर्फ खाना पूरी की गई, फॉर्मेलिटी एक पूरी करके, मशवरा करके, और फिर उसके बाद सेनेट से भी उसको आनन फानन पास करवा लिया गया। सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब हुकूमत में थे, उस वक्त उन्होंने एक तरमीम करने की कोशिश की थी, कम से कम कुछ मशवरा। फवाद चौधरी साहब उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने किया था सहाफियों के साथ, गो कि वो तरमीम रुक गई थी। लेकिन जो इख्तिदार में आता है वो यही काम क्यों करता है कि वो सबसे पहले मीडिया का, आज़ादी इजहार राय का गला घोंटने की कोशिश क्यों करता है? शहजाद भट्ट साहब, वो नवाज शरीफ साहब मुझे याद हैं जो लंदन बैठ के तकारीर किया करते थे, वो मरियम नवाज साहिबा जो बड़ी जज्बाती और बड़ी वलवला अंगेज और बहुत ही इनकलाबी तकरीरें करती थी कि मीडिया की आज़ादी पर कदगन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो शहबाज शरीफ साहब जो हबीब जालिब की नज़में गाया करते थे कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मरियम औरंगजेब साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशा से चैंपियन रही है इस चीज़ की कि जनाब हम तो आज़ादी इजहार राय के साथ है हमेशा, हमारे दौर में ही तो मीडिया को सब आज़ादियाँ हासिल थी, अब भी हम इसको नहीं उस तरह से पास होने देंगे। अच्छा, लगा ऐसे कि जैसे उनके भी बस में कुछ नहीं था। एंड में वोट उन्होंने भी कर दिया बीच में। ये कहाँ गायब हो गए वो सारे लोग? बट साहब, ये तमाम लीडरान जिनके मैंने नाम लिए, ये कोई और ही लोग हैं जिनकी शक्लें आजकल हम देख रहे हैं। बाजवा साहब दुरुस्त कह रहे हैं आप। देखें, जब हमें पसंद होता है तो हम हप हप करते हैं, जब हमें पसंद नहीं होता तो हम थू थू कर देते हैं। असल में हुकूमत से सबसे जो बड़ा गिला है ना बाजवा साहब, मुझे वो तो ये है कि सहाफ़ी तंजीमों से मुशावरत करने से अवॉइड किया गया, न जाने क्यों। सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे तो ये लग रही है, 3 अफराद हैं पंजाब में और 3 अफराद हैं वफाक में शहबाज शरीफ के साथ, जो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के साथ किसी की मुलाकात ना हो जाए, और ना सिर्फ मुलाकात बल्कि मुशावरत भी ना हो जाए। वो अफराद इस एक्ट को, जो पैका एक्ट लाए हैं आप, लेकिन मरियम नवाज साहिबा का तो उससे क्या खास लेना देना होगा? ये तो विफाक का मैटर है ना। और सारी सारियां गल्लां तो नवाज शरीफ तो चल रही हैं, तो नवाज शरीफ तो मुक रही हैं आज भी। अल्लाहु अकबर। आपका मतलब है ये तरमीम जिससे सहाफी मुतासर नहीं हो रहा सिर्फ? सर जी, ये जिस बंदे के पास स्मार्टफोन है ना वो बंदा इसकी जद में आ रहा है। हम ये कहते हैं अगर कोई गलत आदमी, कोई गलत वीलॉग, कोई गलत प्रोग्राम जा रहा है तो उसको पकड़ना चाहिए। यार पैमरा क्यों है साथ है? वो पैमरा क्यों है भट्ट साहब? एक बात, पैमरा है ना आपकी एक बॉडी है जो आप पे सुपरवाइज करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो लोग बैठे हुए हैं। यार पैमरा वालों को भी, अच्छा हमें भी पीका के अंडर लेके आ गए। मतलब जाहिर है कि उससे इरफान सिद्दीकी साहब से पूछा कि यहाँ पे जो आप जो अपलोड, ये हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हुजूर आपको पता है ये अपलोड होगा ना जब वेबसाइट के ऊपर, तो ये भी इस अमेंडमेंट के अंडर आ जाएगा। ये जो आप और मैं पैमरा वाले वो साहब, वो पैमरा की बात कर रहे हैं जिसके साहब इब्सार आलम साहब होते हैं जिनको गोलियां लग गई थी जी, वो वाली पैमरा जी। अच्छा, वो पैमरा हमें कंट्रोल पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन अब बट साहब हम पीका के भी अंडर आ गए हैं।
आप सोचें कि कोई भी बंदा आपका मेरा प्रोग्राम यूट्यूब पर देख के शिकायत कर दे कि जनाब ये भट्ट साहब ने या अकबर बाजवा साहब ने ये चीज़ खुराफात फरमाई है, अच्छा हमारा मुफ्त में वो टेकअप कर लें और वहां पे वो बुलाएं, हमें बुला के वहां पे टाइम अलग निकले उसमें से कुछ ना। लेकिन पर आखिरी 2 लाइनें हैं मेरी तो जाती राय ये है कि ये पाबंदे सलासल करना और इसका फैसला करना, इस तरह जो पैक एक्ट आ रहा है, ये बिल्कुल गलत है। सीधी सी बात है, अगर किसी शख्स ने कोई चीज गलत फाइल कर दी है, अखबारात में हम 15-15 साल रहे हैं, आप भी रहे हैं भाई, हम तरदीद छाप दिया करते थे, हमारे पास लोग आते थे, तुमने ये गलत खबर फाइल की है, इसकी तरदीद वो फ्रंट पेज पे ही छपती थी। अच्छा ये बात अपनी जगह लगती थी, ठीक, यहां भी कर लो। लेकिन ये क्या है मसला है, अगर एक बंदे ने गलत चीज फाइल कर दी है तो उसको बात करें उसके साथ, उस पर तनकीद करने की बजाय उसको कहें माफी मांगे, 1 दफा माफी, 2 दफा माफी, खुद शर्मिंदा हो जाएगा, गलत खबर नहीं फाइल करेगा। बिल्कुल, डिसइंफॉर्मेशन, डेफेमेशन, ये सब मामला जो है पूरी दुनिया के अंदर इन पे जुर्माने होते हैं, हेफ्टी जुर्माने होते हैं। करें आप जुर्माने, 4 साल कैद, 3 साल कैद, 5 साल कैद, ये क्या तरीकाकार हुआ। और फिर दूसरा आखिरी ये कि सीधी सी बात है भट्ट साहब, जो सच बात है ना वो कर देनी चाहिए, और वो ये है कि भाईजान आप खुद पीयूजे के सदर, किसी ने नहीं पूछा आपसे, वो इस काबिल ही नहीं समझा उन्होंने किसी सहाफी को, किसी सहाफती तंजीम को, सिर्फ जब थोड़ा सा शोर मचा उन्होंने कहा आओ बैठो, चाय पियो तो निकल जाओ, अंदर हो जाओगे कि सच बोलना चाहिए। अब अदालत ही को तवक्को है, अदालत ही को तवक्को आखिरी रहेगी ना। अब है, आपको है कोई तवक्को? वैसे मेरा तो ख्याल है कि अदालत भी शायद वो कहेगी जी बड़ा बेहतरीन, अदालत ने तो खाता लिख दिया, पहले खाता है, आज फिर खाता आ गए नवे। लेकिन यार मैं खतों के बारे में डेप्थ में नहीं जाना चाहता। पीका एक्ट अपनी जगह पे, ये इस तरह जो हुकूमत कर रही है, हुकूमत से इल्तिजा की जाती है कि पीटीआई सड़कों पर आ रही है, साफी सड़कों पर आ रहे हैं, तमाम मकतबा फिक्र आ रहे हैं, लोगों को रोटियां दे लाले, बिजली के बिलों के स्यापे पे हुए ने। खुदारा जिस शोबे का काम करते हैं उससे मशावरत कर ले, इतना तकब्बर और गुरूर मुनासिब नहीं है आपके लिए। मुनासिब तो वाकई नहीं है, लेकिन मामला कुछ यूं ही चल रहे हैं। सारे इदारे तकरीबन 26वीं आईनी तरमीम में हमने देखा कि अदालतों का जिस तरह से जो नया निज़ाम, नए जज साहिबान लगाने का, बेंच बनाने का, आईनी बेंच बन गया वो सब मामला। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन को देख लें आप, इलेक्शन कमीशन में भी जो तरमीम की गई 26वीं आईनी तरमीम, वो ये कि जब तक नया डिसाइड नहीं होता, पुराने वाले इलेक्शन कमिश्नर साहब ही और पूरा इलेक्शन कमीशन उसी तरह से काम करता रहेगा। वो भी तकरीबन मामला ना मुझे यूं ही नजर आ रहा है कि ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब ही चलते रहेंगे। मीडिया रह गया था एक, नहीं साफी सड़कों पर आ गए, पीटीआई भी सड़कों पर आ रही है। पीटीआई आ रही है, किधरों आ रही है? 8 फरवरी बरसी है इलेक्शंस की, जनरल इलेक्शंस की, जिसमें फॉर्म 47 बने थे, तो उसकी बरसी के एहतजाज में और यौम स्याह मनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी आने की सड़कों पर और जलसे करने की कोशिश। अच्छा, मैं फिर आखिरी एक सवाल आपसे ले लूं, 1 मिनट की गुफ्तगू करूंगा और एक सवाल पूछूंगा सिर्फ आपसे। सवाल गुफ्तगू बावजह साहब ये है कि ये हुस्न इत्तफाक है या दानिस्ता प्लानिंग है पीटीआई की, कहानी क्या है? जरा माजी में झांके ना। ये देखें, मैं आपको एक फिगर पढ़ के सुनाऊं। 2 साल 2014 तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में धरना, चीनी सदर पाकिस्तान आमद एग्जैक्ट उसी दिन। 15 अक्टूबर 2024 पीटीआई के कारकुनों को डी चौक पहुंचने की हिदायत। फिर जनाब तंजीम 12 मुल्कों के सरबराहान। आखिरी 2 गल्ला 24 नवंबर 2024 तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल का दिन करार, बेलारूस के सदर। अच्छा। अब 8 फरवरी 2025 इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल होने की जो आप बात कर रहे थे, चैंपियन ट्रॉफी 30 साल बाद फिर 8 फरवरी नाल। और यार मामला की मैं समझा ना यार, जानबूझ के कर देने कहानी की। 8 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, जानबूझ के क्या कर रहे हैं भट्ट साहब? कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको लेटर इन स्पिरिट में इंप्लीमेंट कर दें, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दें लोगों को, फ्रीडम ऑफ उसी दिन फ्रीडम ऑफ स्पीच दें। नहीं सर, देखें आईन पाकिस्तान अगर इफ इट विल बी हेल्ड इन अबेयंस तो दिन फिर कोई नहीं है, इससे ऊपर कोई चीज ही नहीं है। वजीर आजम 8 फरवरी कजाफी स्टेडियम का इफ्तिताह कर रही है, यदि सदर मुमलिकत कर रही है 11 फरवरी, तुसी विचकार जनाब 8 फरवरी रख उन्हें मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करने की इजाजत है। कहां मीनारे पाकिस्तान, कहां कजाफी स्टेडियम? आप आराम से उनको 7 तारीख 8 तारीख और 11 तारीख इकट्ठी तरीका आंदी है, सर उधर जलसा करें ना बंद करें शहर, किसी ने मना किया है? असल में तो जो शहर और शहरियों की मूवमेंट और उनके हुकूक रोकती है, कौन रोकता है? हुकूमत। कंटेनर कौन लगाने की इजाजत होनी चाहिए, बात ठीक है, सादी सी बात। एक छोटी सी ब्रेक है जी, ब्रेक आते हैं। वेलकम बैक। अमेरिका सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड
और दूसरी तरफ किसी दौर में यूएसएसआर था, फिर उसके बाद अभी भी खैर रशिया और चाइना, दे आर द वंस के जो एक टक्कर अमेरिका को देते हैं और इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकली एंड देन मिलिटरीली। ये चार ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनकी बेसिस के ऊपर आज अमेरिका यानी कि सुपर पावर है। अभी कुछ रोज पहले ये खबर आपने देखी होगी, बल्कि उससे पहले आपने चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इवन मेटा की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप व्हाट्सएप यूज करते हैं उसमें भी आपको नजर आता है कि आपके पास एक एआई असिस्टेंट है वहां पे। अब रिसेंटली जो डीप सीक चाइना जो एआई टेक्नोलॉजी लेकर आया, उससे ये हमने न्यूज पढ़ी कि स्टॉक्स गिरे अमेरिका में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ चैट जीपीटी को, एनवीडिया को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो टेक्नोलॉजी पर लड़ाई है ये कोई नई नहीं है। इससे पहले 5G के मामले पर अगर हम देखें, हुआवे पर जो पाबंदी थी, वो 5G टेक्नोलॉजी पहले चीन लेके आ रहा था, फिर अमेरिका। जाहिर है कि वहां पर रेवेन्यू का सबसे बड़ा मसला है, मसला नहीं मतलब जंग है, और उसके अलावा सिक्योरिटी का अमेरिका उस पर बहाना तो बनाता है। लेकिन फिर हम आगे आ जाएं तो सिलिकॉन चिप्स के हवाले से था, और अब ये जो एक एआई को लेकर इस वक्त एक जंग चल रही है, ये आगे क्या सूरत हाल इख्तियार करेगी। फैसल बड़ायत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दानिश्वर हैं, गहरी नजर रखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर। थैंक यू वेरी मच फैसल बड़ायत साहब, आपने अपना वक्त दिया। ये कितना सिग्निफिकेंट है आपकी राय में, क्योंकि लोग एक कंपैरिजन यहां पे ड्रॉ करते हैं दैट चाइना इज फास्ट अप्रोचिंग वो हाइट के जिसकी वजह से अमेरिका है, और चाइना बस पहुंचा खड़ा है वहां पे। ये एक आम पाकिस्तान के अंदर कम से कम ये तासुर है, ये तासुर दुरुस्त है या अभी चाइना हैज अ लॉन्ग वे टू गो? और ये जो चैट जीपीटी डीप सीक जंग चली है, इसके तनाजुर में खास तौर पे देखिए, इसको आप इस एंगल से देखें कि दुनिया में अब फ्यूचर में जो भी लड़ाई होगी उसमें माइक्रो और नैनो चिप्स का बहुत अहम किरदार है। और अभी तक इसमें जो सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, सबसे ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, वो अमेरिका के पास है, जो कि ताइवान में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर होते हैं, और अब उसकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री उन्होंने एरिज़ोना में अमेरिका में भी इंस्टॉल कर ली। तो वो चिप जितनी छोटी, जितनी एफिशिएंट होगी, उतने ही ज़्यादा एफिशिएंट आप मशीनरी तैयार कर सकेंगे, उतने ही एफिशिएंट आप कंप्यूटिंग मशीन्स तैयार कर सकेंगे, जिनसे फिर आप हथियार भी बनाएंगे, उनसे आप अपना बिजनेस भी चलाएंगे, उससे अपनी हेल्थ इंडस्ट्री भी चलाएंगे, उससे अपनी सरकार भी चलाएंगे। तो अमेरिका इसमें चाइना से बहुत ही ज़्यादा आगे है, फ़र्क बहुत ज़्यादा है, ये बात को समझें। लेकिन उसमें यह है कि जो नंबर 2 है वो चाइना ही है। अच्छा, वो चाइना इस वक्त और इससे पहले एकदम से क्यों 80s के बाद अहम होना शुरू हुआ है, वो इसलिए कि उसकी जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा है। अगर दो लोग एक ही मैदान में अगर दौड़ लगा रहे हैं और एक बेशक आगे है, लेकिन जो उसके बाद है उसकी दौड़ तेज़ है, तो आगे वाला परेशान होगा। तो ये यूँ मसला है। अभी जो डीप सीक की आई है सबके सामने डेवलपमेंट, जिसमें कुछ लोग ये समझ रहे हैं शायद चाइना ने अमेरिका को सरपास कर दिया, उसने क्रॉस कर लिया है। ऐसी बात नहीं है, उसने क्रॉस नहीं किया। सिर्फ एक मॉडल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रीजनिंग का। क्योंकि अब तक यूं था कि जो चैट जीपीटी और जितने भी सर्च इंजन थे वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स थे, वो एक बहुत अच्छे रिफाइंड सर्च इंजन ही का काम कर रहे थे। जो आप गूगल से काम लेते थे, तो आप इसको ज़रा एक रिफाइंड सर्च इंजन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें रीजनिंग नहीं थी। इंसान की थिंकिंग और मशीन की थिंकिंग में एक बहुत बड़ा फ़र्क यह है कि अगर आपने मुझे ये कहा है कि मैंने इस प्रोग्राम में आना है, तो मैं सोचूंगा कि मैंने इसमें आना है या नहीं आना, और उसके लिए मैं अपने आप को एक रीजनिंग दूंगा, उसके बाद में आऊँगा। अच्छा, मशीन जो है वो अब तक रीजनिंग की सलाहियत उसमें नहीं थी। ये इसमें चाइना में और अमेरिकन कंपनीज़ में, सिलिकॉन वैली में और ड्रैगन्स में एक लड़ाई थी कि रीजंस के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल कौन पहले लेकर आता है। अमेरिका को बहुत भरोसा था कि इसके लिए जो कंप्यूटिंग फोर्स चाहिए, जो ब्रूट फोर्स चाहिए है नैनो चिप्स की, वो चाइना के पास नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने कई साल से पाबंदियां लगा रखी हैं कि ना तो चाइना उनको तैयार कर सकता है और ना ही किसी से ख़रीद सकता है। तो इसलिए अमेरिका को बहुत भरोसा था कि वो कंप्यूटिंग फोर्स चूंकि चाइना के पास नहीं है, तो वो इतना एफिशिएंट मॉडल तैयार नहीं कर सकेगा। लेकिन जब उसने कर लिया और चैट जीपीटी के लॉन्च करने से पहले उन्होंने लॉन्च कर दिया, तो ये एक बॉम्ब शेल था उनके लिए कि इसका मतलब है कि चाइना की ना सिर्फ स्पीड
बहुत तेज़ है, बल्कि रीजनिंग मॉडल जो है उसका आ जाना, उसका कामयाबी से वर्क काबिल एहतराम फैसल वड़ाई साहब, आप जो कह फरमा रहे हैं कि उन्होंने कर लिया, यही आपसे पूछना चाहता हूं कि डीप सीक का जो AI मॉडल है वो एग्जैक्ट 20 जनवरी को लॉन्च किया गया। ये वही तारीख है जब डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाया। तो क्या आप समझते हैं कि ये महज इत्तेफाक है या चीन ने वाज़ेह कोई पैगाम दिया है और मुस्तकबिल में आप देख रहे हैं कि चाइना अमेरिका से ऊपर जा रहा है? गाइड कीजिएगा। असल में ये देखें कि वो उसको तो पैगाम दिया ही है, लेकिन आप एक और बात पर भी ज़रूर गौर करें कि ये सिर्फ चाइना नहीं है, ये डीप सीक खुद भी एक चीज़ है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अमेरिका को ये पैगाम नहीं दिया, इन्होंने अलीबाबा को भी ये पैगाम दिया है, इन्होंने बाइडो को भी पैगाम दिया है, जो कि चाइनीज़ कंपनीज़ हैं। इस नौजवान ने जो 37-38 साल की उम्र में ये उसने लॉन्च किया था, उसने इसको अपने साइड प्रोजेक्ट के तौर पर स्टार्ट किया था AI को। बेसिकली वो एक इन्वेस्टर और एक स्टॉक मार्केट का एक शख्स है, लेकिन IT एक्सपर्ट है, इंजीनियर है। अच्छा, उसने ये सब कुछ करने के बाद सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए भी और अपनी कंपनीज़ के लिए भी एक चैलेंज खड़ा कर दिया है, क्योंकि $6 मिलियन में, $6 मिलियन में तो कोई भी अरब में, पाकिस्तान में, इंडिया में कितने ही लोग हैं जो इस लेवल की AI मशीनरी अपने लोकल इस्तेमाल के लिए बना सकेंगे। दिस इज़ एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू। वो कैसे? वो ऐसे कि देखें, आज से पहले 1950 में, यानी आज से कोई 75 साल पहले, एलन ट्यूरिंग, जिसको कि मॉडर्न कंप्यूटर का बाप कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, वो एक मैथमेटिशियंस थे, उनका बहुत नाम है दुनिया में। उन्होंने एक टेस्ट दिया था कि अगर आपने ये चेक करना हो कि एक AI में, एक मशीन में और एक इंसान में क्या फ़र्क है, तो उसको दीवार के पार बिठाएं, उससे सवाल करें। अगर किसी लम्हे पे आपको ये ना लगे कि इस सवाल का जवाब किसी मशीन ने दिया है या इंसान ने, आपको ये समझना है, तो समझ लें कि अब ये मशीन सोचने के काबिल हो गई है और इंसान को एक चैलेंज आ गया है। ये चैलेंज बहुत हवालों से मशीन ने पूरा कर लिया है, इससे बहुत आगे चली गई है और अब उसने रीजनिंग देना भी शुरू कर दी है। गो के कुछ और टेस्ट भी हैं, जैसे मिरर टेस्ट। मिरर में आप देखते हैं अपने आप को, और अगर मिरर में आपको अपने कोट के ऊपर दाग नजर आए तो आप शीशा नहीं तोड़ते, अपना कोट साफ करते हैं, यानी सेल्फ अवेयरनेस का टेस्ट। अभी मशीन ने सेल्फ अवेयरनेस का टेस्ट पास नहीं किया, लेकिन देखें उसने रीजनिंग का टेस्ट भी पास कर लिया, एलन ट्यूरिंग का टेस्ट भी उसने पास कर लिया। वैसे तो ये रीजनिंग का टेस्ट पास और अमेरिका के लिए एक प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सब के लिए एक अलार्मिंग चीज है कि एक ऐसी मशीन आ रही है जो आपको रीजनिंग पर भी पकड़ लेगी। सेल्फ अवेयरनेस का टेस्ट भी जिस दिन उसने पास कर लिया, और वो जो एक डिबेट जो दुनिया भर में चल रही है, हमारी AI पॉलिसी तो ये आई है कि इसको काबू कैसे करना है कि AI का गलत इस्तेमाल ना हो, लेकिन एनीवेज दुनिया भर में जो डिबेट चल रही है, जो युवाल नोवा हरारी से लेके गूगल के CEO से लेके मार्क जकरबर्ग एंड एवरीवन इज डिबेटिंग दीस डेज, और वो यही वाली बात है आपकी वाली कि इससे कितना खौफजदा होने की जरूरत है इंसान को या नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस का टेस्ट जिस दिन पास हो गया, जो अभी आपने बताया, खौफजदा होने की ज़रूरत या उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब एक टेक्नोलॉजी, एक इल्म, एक फ़िलासफ़ी आ जाती है तो फिर आप उससे खौफजदा होकर काम नहीं चलेगा। असल लफ्ज़ ये है कि हमें ख़ुद को इसके मुकाबले के लिए ट्रेन करना है। पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन ने जो अब इन्होंने $6 मिलियन में और 2 माह में इस मॉडल को ट्रेन कर लिया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बिलियनियर नहीं की अब बात हो रही, मिलियनियर अपना एक लोकल AI मॉडल इस तरह का बना सकता है। ये एक परेशानी की बात है कि जो बहुत अमीर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, बहुत हेल्दी होंगे, क्योंकि मेडिकल में भी इसको इस्तेमाल करेगा, उनकी एज लंबी होगी। फैसल भाई, जो आसान ज़बान में मुझे आपकी सारी गुफ्तगू समझ आई है, उस गुफ्तगू के मुताबिक आपने जो फिगर दिया है वो पाकिस्तानी अमेरिका के हिसाब से देखूँ तो $60 लाख में ये चीज़ तैयार हुई। यहाँ तक समझ आ गई। अमेरिका ने अरबों डॉलर लगा दिए, ट्रेन हुई, ठीक है, यहाँ इन्होंने थोड़े पैसों में कर लिए। अब ये जो चीज तैयार कर रहे हैं, जिसको आप इसमें फर्क समझें, मेरा सवाल मैं मुकम्मल कर लूं, मैं सवाल मुकम्मल कर लूं फैसल भाई, कि अगर आपको मौका देता हूं, ये डीप सीक जो है इसको जरा इस अंदाज से समझाएं कि क्या इस टीवी चैनल में अब मुस्तकबिल में, या हेल्थ की आप बात कर रहे हैं, रोबोट चलते फिरते नजर आ रहे होंगे, एक ब्यूरो चीफ होगा रोबोट लिखा होगा, एक डायरेक्टर न्यूज होगा रोबोट होगा, और हम जैसे सारे साफी उस रोबोट का मुंह कपड़े से साफ करते होंगे। ये है कहानी।
नई कहानी यूँ है कि जैसे आपके अगर जहन से एक न्यूरॉन की जगह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोर्ड फिट कर दिया जाए तो आप पूरे पाकिस्तान में सबसे इंटेलिजेंट इंसान होंगे और आप में कॉन्शियस भी होगा और आप यही शहजाद भट्ट होंगे। आपका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके लिए वो कैपेसिटी, वो दौलत और वो वसाइल आपके पास होने चाहिए। वो आपकी हेल्थ चेक करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ से आपके पास आएगी, आपका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। एक डिफरेंट तबका साइबोर्ग्स का जन्म लेगा। अब आप इसको रोबोट्स के एंगल से मत देखें, एक इंसान और मशीन यकजा हो रहे हैं। जो आपने बात की कि अमेरिका ने इस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, उसकी बात यह है, देखिए जब टेक्नोलॉजी एक दफ़ा डेवलप होती है तो उस पर बहुत पैसे लगते हैं। पायनीर इसमें, फादर इसका अमेरिका ही है, अमेरिका ही की सारी इसमें रिसर्च और पैसे हैं। चाइना के इंजीनियर्स $6 मिलियन में इसको इसीलिए मुकम्मल कर पाए कि उन्होंने उस मशीन से जो काम किया वो अमेरिका के फ्री सोर्स पहले से किए हुए काम को इस्तेमाल करके ही किया। यानी ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक फार्मूला क्रैक किया, ऑलरेडी एक फार्मूला मौजूद था। इन्होंने $6 मिलियन में और स्मार्टली वर्क करके, जीनियस वर्क करके उसको एक और लेवल पर। ये दुनिया कब तक तब्दील होने जा रही है, कब तक देख रहे हैं सर? जब आपका बेटा आपकी एज तक पहुंचेगा उससे बहुत पहले आप ये दुनिया 2 मरतबा चेंज हुई देख सकेंगे। तकरीबन चेंज अभी भी बहुत सारा तो हमें आ रहा है। वक्त की कमी थी। फैसल वड़ैच साहब, बड़ी कमाल गुफ्तगू, इसको फिर किसी दिन और ज्यादा भी खोलेंगे। जो बायोटेक, आज वक्त कम था, आपने फैसल को वक्त कम दिया। मैं इसलिए अर्ज किया ना कि दोबारा फैसल भाई से जरा उनको इनवाइट करके तो इस चीज पे कि दुनिया में बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जितनी तरक्की हो चुकी है और जो मर्जर होने जा रहा है उस पर बात करेंगे कि वो इंसान को, जिस पर इकबाल ने कहा था कि उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, कि ये टूटा हुआ तारा मैं कामिल ना बन जाए, ये वो वाला सफर है। भट्ट साहब, और आपको मैंने नोट किया, आपको अपनी नौकरी की भी बीच में फिक्र पड़ी है एक दफा, कहीं रिपोर्ट ना ले लें आपकी नौकरी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।